आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के विषय में बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप की कुछ जानकारी हमने पहले वीडियो में दी थी। उसका नाम हमने रखा था अफ्रीका महाद्वीप भाग 1 और आज है ये अफ्रीका महाद्वीप भाग 2। मैंने जो ये रेखा चित्र बनाया है, ये वाला जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया महाद्वीप से छोटा है, बाकी जो अन्य महाद्वीप हैं उन सभी से ये महाद्वीप बड़ा है। ये महाद्वीप चारों तरफ से मुख्य रूप से समुद्र से घिरा है। इधर यहाँ पर भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के उत्तर में इधर यूरोप है। यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ से ऊपर यूरोप है, ये बीच में समुद्र है जो लगभग 14 किलोमीटर की दूरी है। ये है जिब्राल्टर जल संधि। ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है कि पृथ्वी की तीनों मुख्य रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों मुख्य रेखाएं इस महाद्वीप में होकर गुजरती हैं। ऐसा और कोई महाद्वीप नहीं है जिसमें होकर तीनों गुजरती हों। इधर दक्षिणी अमेरिका में होकर 2 गुजरती हैं, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ये कर्क रेखा उसमें होकर भी नहीं गुजरती। ऑस्ट्रेलिया में केवल 1 गुजरती है, मकर रेखा। केवल ये महाद्वीप ऐसा है जिसमें होकर तीनों जो मुख्य रेखाएं हैं वो इस महाद्वीप में होकर गुजरती हैं। इस महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन कहा भी कहते हैं। ये जो महाद्वीप है इसके उत्तर में भूमध्य सागर, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर तथा इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दोनों मिलते हैं। इस तरह से, और इसके पूर्व में ये यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर लाल सागर है। ये जो बीच में भूभाग है, इस भूभाग में स्वेज नहर बना दी गई है। तो ये भी, अब इस स्वेज नहर के बन जाने से भारत से यदि कोई जलपोत इधर यूरोप में यदि जाता था तो उसे अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ से चक्कर काटकर लगभग 7000 किलोमीटर की फालतू यात्रा करनी पड़ती थी, तब यूरोप में पहुंचता था। लेकिन इस स्वेज नहर के बन जाने से भारत से कोई भी जलपोत इस तरह लाल सागर में होता हुआ, भूमध्य सागर में होता हुआ यूरोप में चला जाता है और लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा कम करनी पड़ती है। ये जो महाद्वीप है, मैंने पहले उसमें बताया था कि इसके आंतरिक भागों की जानकारी आदमी को बहुत कम है। इसका कारण ये है, ये यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ पर बड़ी कठोर जलवायु है। इधर यहाँ पर सहारा का मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है। उस मरुस्थल में आने जाने के साधन नहीं, कोई सड़क नहीं बन सकती, बनाने भी तो रेत दाब लेता है। तो अब जब आदमी के आने जाने की सुविधा नहीं है तो यहाँ इसका अध्ययन कैसे करें? संभावना तो ये है कि इस सहारा मरुस्थल में, यहाँ पर कालाहारी का मरुस्थल है, इनमें खनिज तेल की संभावनाएं हैं, लेकिन आगे चलकर
मानव इन पर सफलता प्राप्त कर लेगा, लेकिन वर्तमान में इनके विषय में सही जानकारी आदमी को भी नहीं हो पाई है। बहुत बड़े क्षेत्रफल हैं ये, इनमें घूमना आसान बात नहीं है। यहाँ एक पहले इस भूमध्य रेखा के पास अल अजीजिया स्थान है, जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता था, लेकिन अब उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया की मृत घाटी में तापमान संसार का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ 53 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। तो इस तरह से ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के पास यहाँ पर कांगो नदी है, जो नदी इस भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और यहाँ अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कांगो नदी के ही नाम पर यहाँ जो देश है उसका नाम भी कांगो देश है। तो लेकिन यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है और भूमध्य रेखीय जलवायु बड़ी कठोर जलवायु होती है। मानव का उस जलवायु में रहना आसान बात नहीं है। इस अफ्रीका महाद्वीप में कुछ जंगली जाति के लोग रहते हैं, जैसे बुशमैन, पिग्मी, बद्दू, इस तरह के जंगली जाति के लोग रहते हैं, जिनका जो मुख्य व्यवसाय है वो जंगली जानवरों को मारकर खाना इत्यादि, इस तरह से अपने गुजर बसर वो लोग करते हैं। ये यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है ट्रांसवाल, उसमें जिराफ पाया जाता है और जेबरा भी मिलता है। इसके अलावा केप टाउन, यहाँ पर एक केप टाउन है, उससे मिस्र के काहिरा तक रेलवे लाइन जाती है। ये जो स्वेज नहर है, इस स्वेज नहर पर 2 पत्तन बने हुए हैं। उत्तर में सईद पोर्ट और दक्षिण में पोर्ट स्वेज बना हुआ है। इन दोनों की जो आय है वो मिस्र जो देश है उसको होती है। इस पर स्वेज नहर पर वर्तमान में मिस्र का कब्जा है। यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है इस भूमध्य रेखा के पास में। उस झील से एक नील नदी का जन्म होता है और मिस्र में होती हुई यहाँ भूमध्य सागर में वो गिर जाती है। ये जो नील नदी है ये भी बहुत लंबी नदी है। इसके माना ये जाता है कि संसार की सबसे लंबी नदी है। कुछ लोग कहते हैं अमेजन को, कुछ ब्रह्मपुत्र को भी कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी लंबी नदी है। यहाँ पर कालाहारी का जो मरुस्थल है, इसका भी मैंने भाग 1 में बताया था कि यहीं पर मरुस्थल क्यों है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मैंने बताया था और थोड़ा स्पष्ट आज फिर कर दूंगा। इसमें शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। यहाँ किम्बरले और ओरपा में हीरे की प्रसिद्ध खान है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का हीरा यहाँ प्रीमियर नाम की खान में 1905 ईस्वी में थॉमस कुलिनान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें प्राप्त हुआ था। उसी के नाम पर इसका नाम कुलिनान पड़ा, इस हीरे का नाम। ये सबसे भारी हीरा है, इससे भारी दूसरा हीरा कोई और नहीं है। यहाँ पर जो ये विशाल जो सहारा का मरुस्थल है, इस विशाल सहारा के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा ये मरुस्थल है। इतना बड़ा मरुस्थल किसी अन्य महाद्वीप में नहीं है। यहाँ यहाँ पर एक मोरक्को देश है। उस मोरक्को देश में पर्वत है और वो जो पर्वत है उसकी काफ़ी ऊंची चोटी है। यहाँ जोहान्सबर्ग में
सोने, जो हंस वर्ष के पास में सोने की खान है, जिसकी वजह से उसे स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, जो कि मोरक्को के अंदर है। यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में इस दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर है, इसमें लगभग 90% क्रोमियम का उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा क्रोमियम उत्पादक स्थान है ये यहाँ क्रीमिया है। उस क्रीमिया में चाय का उत्पादन होता है, जबकि चाय का उत्पादन इधर भारत में होता है, लेकिन यहाँ अफ्रीका में भी चाय का उत्पादन होता है। और यहाँ ट्यूनीशिया में जो जैतून का उत्पादन होता है। इधर यहाँ पर ये मिस्र है। इस मिस्र में सबसे अधिक खजूर पैदा होती है, जिसका विदेश को निर्यात भी किया जाता है। यहाँ जायरे नदी है, जो यहाँ पर जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी ले जाकर यहाँ अटलांटिक महासागर में डालती है। इसी वजह से इसे यहाँ की कांगो नदी भी कहा जाता है। यहाँ जाम्बिया और ज़ैम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, जो अफ्रीका की सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करता है। नील नदी के किनारे काहिरा बड़ा नगर है। यहाँ नगरों की बड़ी कमी है। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें जगह जगह लोगों ने छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर अपनी गुजर बसर करते हैं। यहाँ बड़े बड़े शहरों का अभाव है, बड़े बड़े शहर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा इस अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यहाँ पर जो कांगो देश है, यहाँ सोमालिया है, यहाँ इस पर गैम्बोन है, इस पर युगांडा है और इस पर कोबिरिया है। इस तरह से इस पर ये देश हैं। यहाँ जो मिस्र देश है, उसमें जो कृषि करने वाले लोग हैं, उन्हें फेल्लाह कहते हैं। यहाँ एक घाना देश है, जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक सोमल नामक पौधा है, जिससे जूट पैदा किया जाता है। जैसे कि भारत में जूट का पौधा है, उसे भारत की भाषा में सन बोलते हैं, उससे जूट प्राप्त होता है। और यहाँ इसमें अफ्रीका महाद्वीप में सोमल नाम का पौधा है, जिससे जूट प्राप्त होता है। ये जो महाद्वीप, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, मैंने पहले भी भाग 1 में बताया था, इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये जो महाद्वीप है, इसकी अधिक जानकारी अभी भी लोगों को नहीं है, और ना ही इसमें अधिक जानकारी करने की लोग रुचि भी नहीं रख रहे हैं। संसार के जो अन्य भाग हैं, उनमें अधिक जानकारी करने की रुचि लोग ले रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, उनमें जानकारी कर रहे हैं, इसमें रुचि नहीं ले रहे। कारण ये है कि यहाँ की जो जलवायु है इतनी कठोर है। ये मरुस्थल है, इसमें किसी की पेश नहीं पड़ती। यहाँ पर मरुस्थल है, पेश नहीं पड़ती। यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है, यहाँ भी कठोर जलवायु है। तो इस जलवायु की दृष्टि से यहाँ आदमी जाना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। ये शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से, हर तरह से ये जो महाद्वीप है, ये पिछड़ा हुआ है। इसमें इन चीज़ों का विकास हुआ ही नहीं है। जब हुआ ही नहीं है, तो ये बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध का मतलब
ना चमकना। तो इसमें बहुत सारे भूभाग ऐसे हैं जो अभी तक भी मानव को जिनके विषय में जानकारी अच्छी तरह से नहीं है। अन्यथा अनुमान ऐसा है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अगर इसकी कठोर जलवायु ना होती तो यहाँ पर खनिज पदार्थों का भंडार है। ये बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है जिसमें लोहे, सोने, हीरे, मोती आदि के बहुत भंडार हैं। ये यहाँ पर मरुस्थल हैं जिनमें खनिज तेल प्राप्त होने की संभावना है। तो संभावना ये है कि खनिज पदार्थों से ये भूभाग भरा पड़ा है। भविष्य में आदमी इन पर भी विजय प्राप्त करेगा और इससे मानव को लाभ होगा। इस महाद्वीप में एक नाइजर नदी है जो पाम तेल, उसकी नदी की जो घाटी है उसमें पाम तेल जिन पौधों से प्राप्त होता है वो पौधे वहाँ पर पैदा किए जाते हैं जिससे पाम ऑयल प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कांगो देश है वो वनों का देश है। वो तो मैंने पहले उसमें भी बताया था वीडियो में कि ये भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश पर है कांगो देश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश पर अधिक वर्षा होती है और जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में वनस्पति बहुत ज़्यादा पनपती है। जब वनस्पति बहुत ज़्यादा पनपती है तो सीधी सी बात है, यहाँ कांगो बेसिन में 100 मीटर की ऊंचाई के भी वृक्ष हैं। वृक्षों में होड़ लगी रहती है एक दूसरे के से ऊपर निकलने की। बहुत सघन वनस्पति है जिनमें होकर मानव को आगे निकलने के लिए मार्ग भी यहाँ पर नहीं है। एक दूसरे से पेड़ वृक्ष भिड़े रहते हैं। यहाँ तक है कि हवा आदि से पेड़ यदि टूट जाता है तो वो भी पेड़ों के ऊपर ही टंगा रहता है। यहाँ पर एक किलिमंजारो स्थान है जो कि कृषि की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सूडान नाम का एक देश है जो ईसाइयों का देश है और वो संसार के जो देश हैं उनमें 193 नंबर पर यूएनओ में उसका स्थान आता है। अब मैं आपको एक थोड़ी जानकारी और देना चाहूँ। जैसा कि मैंने बताया ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। सूर्य 6 महीने भूमध्य रेखा से उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये महाद्वीप ऐसा है जिसमें एक समय पर, जैसे सूर्य यदि भूमध्य रेखा से उत्तर या कर्क रेखा पर है तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु है, ठीक उसी समय इसी महाद्वीप में यहाँ मकर रेखा है, यहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है। एक ही भूभाग में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है और भारत में यहाँ पर गर्मी की ऋतु है। यहाँ से कोई आदमी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गया, यहाँ जाड़े की ऋतु मिली और उससे कहा जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया जाड़े की ऋतु है तो वो कहने लगे कैसा कि कोई मैं क्या मानूँ ये ऑस्ट्रेलिया हो सके किसी और भूभाग पे हो। लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कोई आदमी सीधी यात्रा करे, सड़क बनाई जाए और सीधी यात्रा करे तो कोई संदेह नहीं होने का, भूभाग कहीं समाप्त नहीं होने का। और जब इधर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु होगी और ठीक उसी समय पर यहाँ पर जाड़े की ऋतु होगी। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु होती है और यहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है। तो एक ही भूभाग में एक ही समय पर दोनों तरह की ऋतु देखने में आती हैं। मैंने ये भी बता दिया था कल पहली भाग 1 में कि ये सहारा का मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में यहीं पर क्यों है और इसी तरह कालाहारी का मरुस्थल मकर रेखा पर यहाँ है। मैंने पहले भी बताया था कि वायुदाब की पेटियाँ खिसकती हैं, उनकी वजह से इधर ये समुद्री भूभाग होते हुए भी यहाँ
इस कर्क रेखा के सामने जो अटलांटिक महासागर है, उस महासागर से इस अफ्रीका की तरफ को पवनें नहीं चलती। जब चलती नहीं हैं, जलीय भाग से स्थल भाग की तरफ पवनें नहीं चलेंगी तो वहाँ वर्षा कहाँ से होगी? तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती। इधर से पूर्वी पवनें चलती भी हैं तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, पहले ही उनकी वर्षा समाप्त हो जाती है। वही स्थिति यहाँ पर है। ये मकर रेखा है, यहाँ पर भी इधर अटलांटिक महासागर से जलीय पवनें स्थल की तरफ नहीं चलती, तो यहाँ पर भी मरुस्थल है। केवल जाड़े की ऋतु में इधर उत्तरी अफ्रीका में वर्षा होती है और इधर दक्षिणी अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। इनको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। केवल जाड़े की ऋतु में इनमें वर्षा होती है और इन क्षेत्रों में फलों की कृषि होती है। ये भी उन्नत क्षेत्र है और ये जो भूभाग जिन जिन देशों में आता है वो भी उन्नत देश हैं, क्योंकि यहाँ पर फलों की कृषि होती है। फलों की जो कीमत है वो बाज़ारों में अच्छी मिलती है, जिससे ये जो क्षेत्र देश हैं ये कुछ प्रगति कर गए हैं। आंतरिक जो भूभाग हैं उन भूभागों की स्थिति अच्छी नहीं है। वहाँ तो ये मानिए एक तरह से बिल्कुल जंगली स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आदमी रहता ही नहीं है, केवल जंगली जीव वगैरह रहते हैं। मानव का हस्तक्षेप इस अफ्रीका महाद्वीप में ना के बराबर है। इस तरह से मैंने अफ्रीका महाद्वीप के विषय में बताया। कल हम बताएंगे दक्षिणी अमेरिका के विषय में। धन्यवाद।